ओके, सो आज बेसिकली हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है सब लोगों ने रिव्यू कर लिया होगा प्रीवियस लेक्चर जो रिलेटिव से रिलेटेड था, कैसे हम एक सिंगल वन डायरेक्शन के रिलेटिव को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है टोटली मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके यार, मोशन अंडर ग्रेविटी सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। मैं पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बताता हूँ और फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी रीड करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल मोशन का याद अगर आपको हो, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट को हमने u इज इक्वल टू 20 से थ्रो किया है और मैंने इसमें कॉमन सेंस बताया था कि लेट्स से एक एक्सेलरेशन लग रहा है -5 का। सो व्हाट दिस -5 विल कॉज, इट विल डिक्रीज द स्पीड 5 ईच सेकेंड। 5 का मतलब होता है 5, एक्सेलरेशन का मतलब है इट विल डिक्रीज द स्पीड 5 ईच सेकेंड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड बाद रुक जाएगा। t इज इक्वल टू 4 पे इसका स्पीड एकदम 0 हो जाएगा। ये चीज सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए और इस चीज को हमने विद फॉर्मूला भी बोला हुआ था, इसको बोल सकते हैं स्टॉपिंग टाइम। और मैंने बताया था स्टॉपिंग टाइम अगर हमें चाहिए तो u/a हम कर सकते हैं कि कितने टाइम पे रुक जाएगा। सो 20/5 आंसर आ जाएगा, 4 सेकेंड में वो रुक जाएगा। ये था क्वेश्चन का वन पार्ट, सब लोग अच्छे से सुनेंगे। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि अगर ये कार वगैरह नहीं है, कुछ कार नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है अगर ये, और ये एक्सेलरेशन लेट्स से एयर है या कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है, ये कंटिन्यूअस वर्क करेगा, तो सिचुएशन क्या होगी कि स्टॉप होने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है रियल में फीलिंग कि कोई फोर्स है जो इसे 20 मीटर पर सेकंड से आगे ले जा रहा है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है अपोजिट फोर्स लग रहा है। सोचो जब वो रुक जाएगा और अपोजिट फोर्स अगर लगता ही रहा तो वो वापस आना लगेगा ना, मतलब अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। और यहीं पे हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है क्या, कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होने के बाद फिर से रिटर्न आने लग जाता है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ यार। जिसको ये मोशन समझ आ गई वो अंडर ग्रेविटी तुरंत समझ जाएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने आगे की तरफ स्पीड दी है और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब अपोजिट लग रहा है, तो एक टाइम बाद वो रुक जाएगा और जैसे ही रुकेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, मूव करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये था पार्ट नंबर 1, ये था स्पेशल पॉइंट नंबर 1 जो आपको समझ में आना चाहिए कि मोशन रिवर्स हो जाएगी। अब स्पेशल पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या, कि मोशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिमिलर दिखती है। मोशन में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। सिमिलरिटी मतलब क्या, देखें सपोज 1 सेकेंड में वो यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर 2 सेकेंड में यहाँ तक ट्रेवल किया, 3 सेकेंड में यहाँ तक ट्रेवल किया और 4 सेकेंड में यहाँ तक किया। मतलब मैं बोलूंगा 1 2 3 4। सो सिमिलरिटी इन द मोशन ये होने वाली है कि अगर मैं ये 5 सेकेंड बोलूंगा, सॉरी 5 नहीं 4 पे तो वो स्टॉप है, 5 होगा ये। सो 5 एग्जैक्टली 3 से कोइंसाइड करेगा, 6 एग्जैक्टली 2 से कोइंसाइड करेगा, 7 एग्जैक्टली 1 से कोइंसाइड करेगा और 8 सेकेंड में वो वापस वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे वो स्टार्ट हुआ था। तो ये पॉइंट नंबर 2 है विच इज कॉल्ड सिमिलैरिटी इन द मोशन। जब भी कोई मोशन एक एक्सेलरेशन के थ्रू होती है तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी एकदम सिमिलर होता है। ये बताओ कितने लोगों को डाउट है इस बात में, पूरा डाइजेस्ट हो गया कि नहीं? ये बात एकदम अभी याद करके दिमाग में बैठा लो कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव लगता है तो जो फॉरवर्ड मोशन होती है और जो बैकवर्ड मोशन होती है बिल्कुल सिमिलर होती है, एकदम ऐसे कॉमन मैच होते हैं सारी चीजें। बताओ इसमें किसी को डाउट जो मैंने अभी समझाया? अच्छा, कुछ लोग की हैबिट हो गई है लेट ज्वाइन होने की, यार ये हैबिट थोड़ा सा सही कर लो। ऐसा नहीं हो क्योंकि स्टार्टिंग जो 5 मिनट है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे होते हैं। सो ऐसा नहीं करें, इवन 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करने का ट्राई करें, देन बाय एग्जैक्ट टाइम मोस्टली लोग ज्वाइन हो जाएंगे।
तो यार इस कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, मैं फिर से सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से लिखता हूँ, सारी चीजें मैं फिर से लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। जितने लोग रिसेंटली अभी आए हैं वो लोग भी देख लें। मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी लेट्स से u इज इक्वल टू 20 स्पीड है और नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करता है, तो जो मोशन होने वाली है वो रिवर्स होती है। पहले फॉरवर्ड जाएगा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा, एंड फिर रिटर्न प्रोसेस होगी। इस पूरी प्रोसेस में सारी मोशन सिमिलर होती है। मतलब अगर t जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो रिवर्स में बिल्कुल कॉमन आएगा। क्या करे? 5 विल बी सेम, वो क्या होता है? 5 will be same, 6 will be same, 7 will be same और 8 will be at the 0। मतलब अगर 4 सेकेंड वो गया है, सो रिटर्न भी 4 सेकेंड में आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो यार, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में यही चलने वाला है पूरा टाइम, इसलिए ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। मैं कितने भी केसेस बताऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये थॉट हर बार यही काम आएगी। चले तो स्टार्ट कर लेते हैं हम फिर। मुझे लगता है ये चीज़ें सबको क्लियर होंगी। जिनको क्लियर नहीं है वो स्टार्टिंग का 10 मिनट बाद में ज़रूर देखेंगे ये वाला लेक्चर, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन अंडर ग्रेविटी को प्रॉपरली समझने के लिए। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी देखो बहुत वैरायटी की हो सकती है। सोचो एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने जस्ट एक्सिस बना दी हुई है, या लेट्स से मैं एक ग्राउंड बना देता हूँ। तो दो टाइप के मैंने ग्राउंड बनाए हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है, सो वो ऊपर जाएगा और फिर वहीं पे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे टिल्ट करके किसी एंगल पे फेंका तो वो कुछ ऐसे जाके ऐसे वापस लैंड करेगा। तो दोनों में देखें तो ग्रेविटी का इफेक्ट दिख ही रहा है, दोनों में ग्रेविटी है। इसमें भी ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है और इसमें भी ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है। बट हम मोशन अंडर ग्रेविटी में बेसिकली वन डायरेक्शनल मोशन डिस्कस करते हैं, जबकि ये जो सेकंड केस है ये मोशन दो टाइप में हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल भी है और ये वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। सो जब भी कोई क्वेश्चन ये बोले कि मोशन अंडर ग्रेविटी, सो आप समझ जाए मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ये 2D वाली नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ ये 1D वाली डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है, या लेट्स से मैंने बोला कि टेस्ट में आने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी, सो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब समझ जाना सिर्फ 1D आने वाला है। 2D का एक स्पेशल अलग नेम है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और वो हम सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं, मोशन इन 2D। तो ये समझना है पहले कि अंडर ग्रेविटी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सो हम सिर्फ वन डायरेक्शनल मोशन स्टडी करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। अच्छा, अब देखो एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली सिचुएशन ये है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, सो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। सो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा बट ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ रिटार्ड करेगी और किसी पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। जैसे ही जीरो हो जाएगी ये वापस से गिरने लगेगा और सेम पॉइंट पे गिरेगा। तो अभी पॉइंट ये है कि मोशन को एनालाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको एक दूसरी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। इसको ड्रॉ करने का तरीका तो वही है कि जहां पर जाएगा एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर आएगा, बट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको दो पार्ट में बना लेते हैं। मतलब अपवर्ड मोशन को एक डिफरेंट लाइन में दिखा देते हैं, सपोज ये फाइनल स्पीड जीरो है, और डाउनवर्ड मोशन को एक डिफरेंट पॉइंट पे दिखा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्टोन थ्रो किया और वो बगल में मतलब साइड में गिरने वाला है, नहीं, एट द सेम पॉइंट ड्रॉप होगा। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि प्रॉब्लम ना हो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी के लिए, कि मोशन में मूवमेंट में किस तरीके से चेंजेस आया हुआ है, ये हम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। तो कोई अब मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर आपने स्टोन थ्रो किया और ऐसे ऊपर गया रुक गया, फिर ये ऐसे साइड में कैसे आ गया। साइड में नहीं आया है,
ये लाइन इसी में है बट फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने इसको बगल में ड्रॉ कर लिया है साइड में। रियल में वो वहीं पे गिर रहा है, रियल में स्टोन वहीं पर आएगा जहां पर थ्रो किया है। ओके, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का हमें अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब सॉल्विंग कर लेते हैं थोड़ी सी कि यार ये जो ग्रेविटी है ये कितना एक्ट करती है। तो अगर हम बात करें कि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब एक्ट करती है तो वो एक एक्सेलरेशन देती है। वो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? न्यूटन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। सो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फोर्स ऑन एम मास ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। ओके, सो फोर्स ऑन एम मास ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, अगर मैं बात करूं कितना फोर्स लगेगा तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूटन का ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, दैट दिस फोर्स इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ये चीजें हमें पता होती हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ कि ये चीजें क्या है। सो कैपिटल जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने क्लास 9th में सुना ही होगा। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लास 11th में एक चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हम ये ग्रेविटेशन ही पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो अभी ज़्यादा टेक्निकलिटी में टेंशन नहीं लेना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ। ये सारी वैल्यूज मैं दे सकता हूँ बट अभी ज़रूरत नहीं है। ये रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि ये तो फोर्स है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूं एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ऑन दैट ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन कितना होगा। सो क्लास 9th में ये चीज़ हम पढ़ते हैं दैट एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। सो फोर्स का तो हमें फॉर्मूला पता ही था, ये था कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एम। सो ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाता है और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आ जाती है कैपिटल जी कैपिटल एम एंड आर। एवरीथिंग इज नोन। ये जो जी एम आर मैंने यहाँ पे लिखा, ऑल दीज वैल्यूज आर नोन, और इन वैल्यूज को अगर रख दे सो सॉल्व करके आंसर आ जाता है 9.81 एक्सेलरेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सो देखने को मिलती है एक चीज, दैट एक्सेलरेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास। सो इसका मतलब यहाँ पर काम की बात यह है कि m तो कैंसिल आउट हो गया ना। सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज acceleration due to gravity. So this acceleration is named as acceleration due to gravity and इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। और अच्छी बात है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैं आपसे बोलूं कि एक साइकिल है, ठीक है, और एक कार है, किस पे g की वैल्यू ज्यादा होगी? तो सिमिलर होगी, g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे g does not depend mass of the object। ओके, सो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। जी की जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 9.81, बट अभी आप समझो कि 9.81 यूज करेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो क्लासरूम में हम जी की वैल्यू हमेशा क्या यूज करेंगे? 10 यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग। 9.81 एग्जैक्ट है लेकिन हम सॉल्विंग के लिए 10 यूज करेंगे जिससे हमें सॉल्विंग में ज़्यादा इशू ना हो। तो ये एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी हमें पुल करने में
फोर्स अप्लाई कर रही होती है। इसकी कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेना आप लोग को कि सर कैसे हो गया, जी की वैल्यू कितनी है, एम की कितनी है, आर की कितनी है। ये हम चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, ये जी वेरी कैसे करेगा, माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। बट अभी हम उस पे, उस टेक्निकलिटी पे कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि जी की वैल्यू इतनी होती है और इस चैप्टर में हमें इतनी यूज करनी है। जी की वैल्यू पे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, तो जी की वैल्यू अगर हमें पता है तो अब क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं। क्या कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो ऊपर गया और किसी पॉइंट पर जाकर रुक गया, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, नीचे तरफ जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, और हमने जो स्पीड थ्रो की वो है u अपवर्ड। ठीक है, तो ये पक्का किसी हाइट तक जाएगा, तो इस हाइट की वैल्यू हम बोल देते हैं h मैक्स, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं फॉर अपवर्ड जर्नी, समझेंगे। फॉर अपवर्ड जर्नी अगर मैं बात करूं तो पहली चीज पूछी जाती है कि कितना ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाने वाला है। तो याद है ना, मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन में बताया था कि अगर u से जा रहा है और कब स्टॉप होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। वेरी गुड। सो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम हाइट है, इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो ना कब तक रुक जाने वाला है, तो मैं इसे डायरेक्ट कंपेयर करके आपको याद रख कराऊंगा। मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैक्सिमम जो हाइट है इज नथिंग बट स्टॉपिंग डिस्टेंस। और कल भी हमने काफी क्वेश्चन किए हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के। तो फॉर्मूला रिसेंटली आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन 2a। स्क्वायर बाय 2g। ओके, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे कि h मैक्स का फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला होगा u स्क्वायर अपॉन 2g। इस फॉर्मूले को हम याद कर लेंगे। नंबर 1 स्टॉपिंग डिस्टेंस। फिर पूछता है कि टाइम कितना लगा अपवर्ड जर्नी में, ऊपर पहुंचने तक में टाइम कितना लगा। यस, तो वो हो जाएगा स्टॉपिंग टाइम। सो टाइम टू रीच एट द टॉप, टाइम टू रीच एट द टॉप, तो इनडायरेक्टली वो स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज u बाई ए। सो अभी इस चैप्टर के लिए क्या हो जाएगा, वो u बाई जी। सो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं सिली मिस्टेक की। सब लोग सुन ले। सिली मिस्टेक क्या होती है कि क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ वो कब तक एयर में रहा। सो आप लोग सीधा यही कैलकुलेट करते हो कि यार ये ऊपर गया और एयर में था। भाई नीचे आएगा तभी भी तो एयर में है, जब तक कि वो सेम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब सेम पॉइंट पे पहुंचने की जर्नी एकदम सिमिलर होना चाहिए। तो अगर इसमें x टाइम लग रहा है तो इसमें भी x टाइम लगेगा, टोटल कितना हो जाएगा 2x। यस, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम टू रीच एट सेम पॉइंट, वेयर इट स्टार्टेड, सेम पॉइंट पे पहुंचना है जहां पे स्टार्ट किया, तो वो टाइम कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। सो विल राइट 2u by g। ओके, सो वी कैन राइट दैट 2u बाई जी। तो वो भी आपको माइंड में रखना है। अच्छा, ये तो हो गए बड़े बड़े क्वेश्चन कि डायरेक्ट क्या क्या चीजें हमसे पूछ सकता है। अब ये भी तो पूछ सकता है कि 2 सेकंड बाद क्या होगा, 3 सेकंड बाद हाइट क्या होगी, वो सब। तो हमें वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करेंगे तो कुछ इस टाइप में दिखेंगे आपको
कि आपको v निकालना है, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब जो एक्सेलरेशन है हमें पता है वो डाउनवर्ड रहेगा ऑलवेज, ग्रेविटी कभी भी बदल नहीं सकती है, ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ही रहेगी। मतलब जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो हमेशा माइनस जी रहेगा ऑलवेज। तो मैं यहाँ पर इस चीज को अंडरलाइन करता हूँ, दैट एक्सेलरेशन इज माइनस जी ऑलवेज। चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन माइनस जी ही रहने वाला है, एक्सेलरेशन को कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी के जगह हम डायरेक्टली u माइनस जी टी, गुड, सो ये हम डायरेक्टली रख सकते हैं। फिर जब डिस्टेंस फाइंड करने की बात आएगी तो इस चैप्टर में डिस्टेंस को हम हाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एस को हम एच कर देते हैं। और लास्ट वन जो एस एंथ निकालते हैं उसको एस एंथ को लिख सकते हैं u प्लस ए बाई टू था तो यहाँ पर माइनस जी बाई टू इंटू टू ए माइनस वन, सो टू एन माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा एस एंथ। तो इस तरीके से हम अपवर्ड जर्नी के बारे में भी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ अभी किसी का कुछ डाउट हो, मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। सारी चीज़ें नोट कर लें जिन्हें याद नहीं हुई हैं, वैसे याद होनी चाहिए, पीछे हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चंस की। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आंसर मुझे मैसेज करो, सेल्फ इवेलुएट करो, आप लोग सॉल्व करके रखो, मैं 1 मिनट बाद फिर सॉल्विंग करूंगा, चेक कर लेना कि किसका आंसर करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिंपल, जस्ट एक क्वेश्चन के यूज़ वाला मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो मैं एक एक क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप लोग सॉल्व करके, आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करके रखें, मैं फिर सॉल्व कर लूंगा, आप लोग क्रॉस चेक करें कि सारी चीज़ें समझ में आ गई या नहीं। अगर कुछ डाउट रहता है तो तुरंत पूछ लो, ठीक है। सो सपोज जैसे हमसे पूछा हुआ है, सो आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डू नॉट टेक्स्ट मी, आप जस्ट खुद सॉल्व करके रखो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, मैं चेक करता जाता हूँ, एक एक क्वेश्चन दूंगा और उससे चेक करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन, हाउ हाई इट विल गो, तो तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए कि यार हाउ हाई इट विल गो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, एच मैक्स पूछना चाह रहा है, और एच मैक्स का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कितना, यू U स्क्वायर square by 2G. वेरी गुड, सो यू स्क्वायर इज 15 to 50 अपॉन 2 इंटू जी, को जी की वैल्यू 10 कंसिडर करना है, ठीक है। ये मान लेना है कि गिवन है आपको कि जी की वैल्यू आपको 10 कंसिडर करनी है। याद रखना प्रैक्टिस शीट में 9.81 के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे में मत बोलना सर आपने कुछ और बताया और शीट में कुछ और है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ शीट में 9.81 के भी होंगे तो वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी फॉर कैलकुलेशन टू बी इजी हम ये वैल्यू ले रहे हैं, सो सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 2g है, एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, सो ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 125 मीटर। 125.
125. या गुड। तो सब लोग एक बार अपना चेक करते जाएंगे आंसर। मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, आपको टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट मैं सॉल्व करता जाऊंगा, आप लोग भी सॉल्व करें। अगर गलत आ रहा है, समझ में आ गया देन इट इज फाइन, नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे से पूछते जाओगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। Ten. तो इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। अपवर्ड जर्नी का भी पूछ सकता था, डाउनवर्ड का भी पूछ सकता था, दोनों का सेपरेट देखते तो 5 सेकेंड आता। बिकॉज अभी पूछा है हाउ मच टाइम इट वाज इन द एयर, मतलब अप एंड डाउन दोनों टाइम पूछा है। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। Thirty. ओके अभी इस आंसर के बारे में थोड़ा सा मैं इलेबरेट करता हूँ आप लोगों को कि यार देखो सॉल्विंग में अगर आप ध्यान दो तो ये जो इसकी वैल्यू है ये +30 आ रही है। इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो v की वैल्यू आ रही है ये आ रही है +30। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो प्लस सिंबल है इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की स्पीड प्लस होने का मतलब है कि वो अपवर्ड मोशन में है। सो अपवर्ड डायरेक्शन है। सो जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में लिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल में राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा हुआ था और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोला हुआ था। सेम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब समझ जाओ अपवर्ड है, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया मतलब डाउनवर्ड है। अगर नेगेटिव आ गया तो सो बिकॉज ये पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये है कि स्पीड उसकी 30 है और वो किस तरफ जा रहा है, मूविंग अपवर्ड है। सो आई राइट टू होल थिंग, द स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। एट 2 सेकेंड पे जो उसकी स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो ऐसा हेजिटेट नहीं होना है, तुरंत पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा चीजें, लेकिन आप पूछो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही, सर ये प्लस कहाँ से आ गया, सर माइनस कैसे हो गया, सर ये 50 -10 × 20
30 कैसे आ गया ये भी पूछ सकते हो, या फिर अगर ये पूछो कि सर 50 माइनस 10 इंटू टू, सो पहले सर 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इंटू टू 80, सर ये क्यों नहीं किया ये भी पूछ सकते हो। तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ यार, पहले बॉडमास रूल करते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। सो 80 आंसर गलत होगा। सो ऐसी गलती नहीं करेंगे और ध्यान देंगे, कुछ डाउट रहता है तो पूछ लेंगे। minus 30. minus 30. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों को मिस हो गया होगा कि सर ये माइनस जी टी कैसे आ गया। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है हमेशा, इसलिए हम एक्सेलरेशन को माइनस रखते हैं और वैल्यू होती है जी। सो एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इक्वेशन बदल गई है और u माइनस जी टी हो गई है। अभी v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 50 हमें क्लियर है, माइनस जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, इंटू 8 सॉल्व करेंगे, सो v का आंसर आ गया माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये माइनस सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है Upward. डाउनवर्ड मोशन हो रही है, सो ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पूरा लिख भी सकते हैं कि एक्चुअली में अगर बात करें, सो द स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ओके, और कॉमन सेंस से भी समझ आता है, मैंने अभी बताया था कि 10 सेकेंड की अगर टोटल जर्नी है, सो 5 सेकेंड में ऊपर गया और 5 सेकेंड में नीचे आया, सो पक्का 8 नंबर का सेकेंड कहाँ होगा, डाउनवर्ड जर्नी में ही तो पड़ेगा ना। तो इससे भी हम चीजें गेस कर सकते थे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और आंसर कोई बोले नहीं, खुद सॉल्व करके रख ले, मैं फिर जब सॉल्व करूंगा तब क्रॉस चेक कर लूँ। ओके, सो देखें हमसे हाइट पूछा हुआ है, सो हाइट पूछा हुआ है मतलब हमें एस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो बहुत ही सिंपल है ये। सो हमें h चाहिए, ग्राउंड से h ही आता है यहाँ पे, u इज 50 इंटू टी इज 7 माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू हमने 10 ले ली एंड 7 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें h निकल आएगा 350
माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 49। सो h सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 350 माइनस ओके। तो अभी सॉल्व कर ले, h की वैल्यू आ गई 105। तो ये हमारी हाइट हो जाएगी 105। ठीक है, तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि 7 सेकंड में हाइट कितनी होगी 105। इसका मतलब ये है हाइट पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब ग्राउंड से ऊपर है अभी भी वो। सो इसका मतलब हमें पता है कि 5 सेकंड में ऊपर जाएगा और फिर नीचे आने वाला है, मतलब ऊपर गया और फिर नीचे आएगा। तो गया तो वो कहीं ज़्यादा हाइट पे था, लेकिन 7 सेकंड में अभी भी वो होगा ग्राउंड के ऊपर। बस ये गारंटी है, जर्नी रिटर्न वाली है, जर्नी तो रिटर्न वाली है, बट हाइट तो अभी भी अपवर्ड है ना, इसलिए आंसर जो आया है वो एच का आंसर पॉजिटिव आया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना सर एच पॉजिटिव क्यों आ गया, एच पॉजिटिव क्यों आ गया जबकि हमें पता है कि 5 सेकंड ऊपर जाएगा, 7 सेकंड मतलब नीचे आ रहा होगा ना, डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव आना चाहिए, बट एच डाउनवर्ड नहीं है, एच तो रियल में अभी भी ग्राउंड के ऊपर है। सो इसलिए एच का आंसर अभी भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एच ग्राउंड से ऊपर है। तो इसी में अगर मैं कुछ और सॉल्व करने के लिए दे दूं लाइक 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद का मतलब आएगा कि वो ग्राउंड से नीचे चला गया है, जहां से थ्रो किया उससे भी नीचे आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ये पूरा फिगर क्यों बनाया, इसका क्या काम है। तो इसका कुछ यूज नहीं है, मैं सिर्फ ये फिगर बना रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि मोशन एग्जैक्टली हो कैसे रही है। बाकी तो हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ही देंगे आंसर, वो टेंशन नहीं लेनी है। बट थोड़ी सी आपको देखना है कि एग्जैक्टली फोर्थ सेकंड मतलब होता क्या है। जब 3 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो सेकंड आता है 3 से फोर्थ वाले को, उसको फोर्थ बोलते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीजें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्विंग हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। एस फोर्थ का फार्मूला हो जाएगा u माइनस जी बाई 2 इंटू 2n, एन की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 1। चाहिए तो पहले भी n रख देते हैं, 2n माइनस 1। ये हम फार्मूला रखेंगे एस nth का, कोई सा भी nth हमें चाहिए। अभी क्या चाहिए हमें, एस फोर्थ चाहिए। सो एस फोर्थ मतलब u की वैल्यू रखें 50 माइनस जी इज 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू n फोर्थ चाहिए माइनस 1। So this will be 50 minus 5, 8 minus Answer 1 5. मतलब 7. So
S4 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 50। हाँ तो बेसिकली 15 मीटर आंसर हो गया। तो 15। आप सोच रहे होगे कि सर इस 15 का फिगर से क्या रिलेशन है। ये फिगर मैंने आपको देखने के लिए ऐसे ही बना दिया है। ये फिगर मैंने ऐसे ही बना दिया है कि आप लोग को थोड़ा सा पता चले कि फोर्थ क्या है। बट इस फिगर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। अगर आप अच्छे से नोटिस करें तो इस फिगर में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि सपोज यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है और मुझे 5 सेकंड्स डिवाइड करने हैं। तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस 1 2 3 4 5 में और जो मैंने ड्रॉ किया है डिफरेंस है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या टाइप का डिफरेंस है। बीच में डिस्टेंस नहीं है, बीच में इक्वल नहीं सर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे अट्रैक्ट होगा ना, ग्रेविटी टुवर्ड्स ग्राउंड खींचेगी उस ऑब्जेक्ट को। ओके ओके गुड। सो बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी। सो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है बट द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये सेम नहीं होगी। ड्यू टू एक्सेलरेशन स्लो होती जाएगी ये डिस्टेंस कवर। तो ये चीज यहाँ पर पॉइंट था, इसलिए मैंने पहला कॉलम बड़ा बनाया और फिर छोटा करता गया ऊपर जाने पे। रीजन क्या है कि बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब स्लो डाउन होता जा रहा है पार्टिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है एट विच टाइम ओके। तो हमारा पॉइंट ये है कि एट विच टाइम इट विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ये चीज हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। तो पहले तो ये समझ लेना है, मैं इसमें एक चीज आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लेट्स से पहले सब लोग एकदम देखें, डू नॉट सॉल्व इट नाउ। अभी देखें कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया और मुझे पता है कि ये फाइनली टॉप पे जो इसकी स्पीड 0 हुई है, इसको टाइम लगा है 5 सेकेंड। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो h हाफ होगा, हाफ एकदम मिडिल पे, ये टाइम जो होगा t हाफ हाइट पे अगर मैं देखूं t फॉर h/2, अगर मैं हाफ हाइट के लिए देखूं तो 5/2 मतलब कितना 2.5, ये नहीं रहेगा। आंसर 2.5 सेकेंड नहीं होगा, ये पहले समझ लेना है। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। सो बिकॉज द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। अच्छा, तो अभी पहले एक ये बात ये बताना है कि आंसर हाफ टाइम, जो कि हाफ टाइम मतलब 2.5 सेकेंड है, उससे कम आने वाला है या ज्यादा? वो हाफ आई पर पहले पहुंच जाएगा 2.5 सेकेंड से या बाद में पहुंचेगा? ये आंसर करे कोई। पहले पहले पहुंच जाएगा। क्या क्या रीजन है यार आयुष? पहले क्योंकि पहुंच स्पीड जाएगा। ज्यादा है, इनिशियल स्पीड ज्यादा ओके, है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सब ने सही बताया हुआ है कि इनिशियली उसकी स्पीड ज़्यादा थी, 50 थी, फिर स्लो होगा ना, बाद में 40 होगी, फिर 30 होगी। सो इस इनिशियली फास्ट कवर करेगा। इसका मतलब जो पहली हाफ डिस्टेंस है वो फास्ट होगा, बाद की हाफ डिस्टेंस स्लो होगी क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। मतलब वो 2.5 सेकेंड से पहले ही पहुंच जाने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये सब क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट फार्मूला करके क्यों नहीं निकाल रहे हैं?
आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिन पे आपको लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, काम आएंगे ये लॉजिक। तो द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए क्या होगा, ये सेम टाइम पे नहीं पहुंचेगा। बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बट फॉर फर्स्ट हाफ speed is high compared to second half. Okay, so first half में time कम लगेगा, so time in first half will be less, so time taken for first half is less than 2.5 सेकेंड। ओके, ये एक कॉमन लॉजिक है जो कई बार काम आता रहेगा। ठीक, ये तो था एक लॉजिकल पार्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग में कर लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर निकालें। तो सब लोग आंसर निकालें इसका कि एट विच टाइम इट विल रीच एट द हाफ हाइट, और उसके बाद फिर मुझे आंसर करें। ये आंसर टेक्स्ट करें, एट विच टाइम इट विल बी एट हाफ हाइट। लेट्स सी किसका आंसर एक्यूरेट है। आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, मोस्ट एक्यूरेट आपको जज करना है। आंसर ऐसे पॉइंट में बताना है, 2.1 सेकेंड ऐसे टाइप में। कैलकुलेटर मत यूज करने लगना कोई। सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड देन आंसर। आंसर इन द चैट बॉक्स। सर वो लास्ट स्टेटमेंट फिर से एक्सप्लेन करना। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट क्या था हमारा कि देखें इधर, सब लोग एक बार फिर से देखें, किसी को कुछ डाउट है तो देख लेते हैं। सपोज हम इसे स्पीड से थ्रो कर रहे थे, पहले स्पीड थी 50, अभी जी का काम क्या है, जी का काम है -10, मतलब ईच सेकंड कितनी स्पीड कम करेगा 1। सो थोड़ी देर में हो जाएगी 40, फिर थोड़ी देर में हो जाएगी 30, फिर हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 10 और फिर स्टॉप। तो पर्पस मेरा ये है कि ये जो टाइम लग रहा है ईच सेकंड 1 सेकंड, सोचो यहाँ पे कितनी कवर करेगा ये 50, यहाँ पे कवर करेगा 40, फिर 30। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग का अगर मैं ऐसा हाफ ले लूं, सो स्टार्टिंग में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्यों? क्योंकि वो फास्ट है। बाद में कम करेगा क्योंकि स्लो हो चुका है, ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड कम हो चुकी है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि फर्स्ट हाफ के लिए स्पीड फास्ट थी, तो इसलिए फर्स्ट हाफ में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सेकेंड हाफ में कम करेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने बीच में पूछा तो उसे फर्स्ट हाफ से भी कम टाइम लगेगा, इसलिए उसमें कम टाइम लग रहा है 2.5 से। आई नीड द आंसर इन लाइक दिस 2.1, 2.2, 2.22, इस टाइप का आंसर चाहिए। डू नॉट आंसर मी इन द रूट। तो थोड़ा ऊपर दो ना। ओके, वेरी गुड आदित्य, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। आयुष अप्रोक्सीमेटेड है, समर्थ अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। यार शिव प्रसाद बहुत ही रॉन्ग आंसर है यार। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट। ओके शिव प्रसाद, नाउ इट्स करेक्ट। ओके, वेरी गुड हर्षदा। साईराज, इट्स नॉट करेक्ट। अभी तो मैं बोल रहा हूँ 2.5 से कम आंसर आएगा, आपका आंसर 2.5 से ज्यादा आ रहा है। ओके प्रथमेश, करेक्ट। ठीक है, चले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सॉल्विंग करना है।
ओके चलो ठीक है, अप्रॉक्स वाला आंसर ठीक है, बट आई नीडेड द एग्जैक्ट आंसर, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्विंग अच्छे से करनी चाहिए थी। काफ़ी लोगों ने अप्रॉक्स आंसर दिया, अच्छी बात है। चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर एग्जैक्ट हमें आंसर चाहिए तो हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इक्वेशन थी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमें इससे चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर आएगा टाइम का। जो h है दैट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट थी 125, हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। इज इक्वल टू आ गया 50 इंटू टी हमें निकालना है, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ओके गुड कार्तिक, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। सो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 100 टी माइनस 10 टी स्क्वायर। ठीक है, चाहिए इसे सॉर्ट करने के लिए अभी 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उतनी कुछ टेंशन नहीं है। 5 से भी डिवाइड कर देंगे और टी को इधर ले आएंगे। सो इट विल बी 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके कोई भी रूट हमें नहीं मिल रहे हैं, सो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे टी के लिए। जो हमारा आंसर आने वाला है, टी का आंसर आएगा माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए इज 2। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व कर दें, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के लाते हैं, सो दिस विल बी 20, 4 का डिवाइड हो जाएगा, सो प्लस माइनस कैंसिल होगा, या सो दिस विल बी 5 प्लस माइनस रूट 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस ये वैल्यू होगी 200, सो इट विल बी 200 रिमेन 200, और रूट के अंदर ये 4 का स्क्वायर है, मतलब कितना आएगा, या जस्ट 200 के बाहर ही रख लेते हैं। सो दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अभी दो आंसर आएंगे, दोनों करेक्ट आंसर है। एक बार 5 प्लस समथिंग आएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दो आंसर्स मिलेंगे हमें, दो बार वो मैक्स साइड पे होगा, एक बार अपवर्ड जर्नी में और एक बार डाउनवर्ड जर्नी में। तो बोथ आंसर आर करेक्ट, बोथ आंसर आर करेक्ट। आई विल मार्क T1 इज 5 प्लस रूट 200 डिवाइडेड बाई 4। मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, एंड T2 is 5 minus रूट 200 बाई 4। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आंसर आ रहा है 1.45 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, 47 के अराउंड आ रहा है। विच वन इज करेक्ट। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा आंसर किया है, बट ये एग्जैक्ट प्रोसीजर है जिसमें आपको पूरा एग्जैक्ट टाइम इस तरीके से निकालना है। तो अभी मैं गेस कर रहा हूँ कि यार अंडर ग्रेविटी मोशन के जो भी क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए हैं उतने आपको सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट है तो बताएं, इस इक्वेशन को यूज करने में किसी को कुछ डाउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो यार। जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व किया वो देख ले, और यूट्यूब पे सर्च कर ले यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। चलिए एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं।
Okay, very good. Karthik, Ayush, Prathamesh, Dhruv, correct answers. Not Yasraj, not fourth. The total journey is 5 seconds. That means we need to calculate fifth second. Adit, very good. ओके, बहुत अच्छा है। सब लोग को पता चल गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ डाउट रहेगा। देखिए, हमें पता है कि हमने ग्राउंड से थ्रो किया और वो जो टॉप पे पहुंचा वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पहुंचा। सो लास्ट सेकेंड का मीन होगा फिफ्थ सेकेंड। सो आपको समझना है फिफ्थ सेकेंड मतलब लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो इसका मतलब आपसे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है एस लास्ट ऑफ अपवर्ड जर्नी का मतलब है आपसे पूछा हुआ है एस फिफ्थ। तो वो हम यहाँ से निकाल देंगे u माइनस जी बाई टू 2n माइनस 1 सॉल्व कर देंगे। u इज 50 माइनस जी बाई टू 10 बाई टू आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1 बाई सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया और आप लोगों ने सॉल्व किया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट देखते हैं। सिमिलर पार्ट सॉल्व करना है। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बताए। इस पैटर्न में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। ओके, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। फाइंड सेम इफ इट वाज थ्रोन with 45 meter per second. Now everyone solve the same question. Find the distance covered in the last second of upward journey if it was thrown with 45 meter per second. Everyone need to solve and answer me in the chat box. Very good yaar. Ayush, Arya, Karthik, very good. Arya, Avni, not correct. Samarth, very good. Srijit, not correct. Why some students are answering 0? Distance in last second is 0. It cannot be 0. That's what I wanted to explain you. क्या जब 45 से सॉल्व किया तो एस फिफ्थ क्यों निकालोगे? Why everyone is calculating as fifth? अगर 45 से थ्रो किया, पहले समझो यार, बहुत सारे लोगों ने आंसर 0 किया हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा? u बाई जी मतलब 45 डिवाइडेड बाई 10 4.5 सेकेंड आएगा ना। सो एस फिफ्थ कहाँ लास्ट हुआ? बहुत सारे लोगों ने एस फिफ्थ निकाल दिया है, आंसर 0 आ गया है। ऐसे नहीं करना है। चलिए तो पूछ लेते हैं। यशराज आप आंसर करो, आपने कैसे कैलकुलेट किया? करेक्ट आंसर है यशराज, आंसर करें। हेलो सर। या यशराज, हाँ सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, आई एम सॉरी। चलेगा, नो प्रॉब्लम। बताएं कैसे सॉल्व हाँ। किया आपने? यस सर, पहले टाइम निकाला कब वो स्टॉप होगा u बाई जी से, और फिर ओके, SN S 4.5 निकाला। SN S 4.5। यस सर, ओके, लास्ट सेकंड में पूछा है ना। हाँ हाँ चलेगा। सो बेसिकली SN जो है ऐसे यूज नहीं करते हैं, 4.5 ऐसे यूज नहीं करते हैं। हाँ यस सर। ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट लकली मोशन अंडर ग्रेविटी में अच्छी बात यह है कि आपका आंसर उससे भी आ जाता है।
बट हम यहाँ पर लॉजिक की बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो फिर किस तरीके से करना होता है। तो आप चाहे जिस तरीके से करें, आपको अगर टाइम पता है कि 4.5 है और अगर आप यहाँ पर t 4.5 भी रख देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। पर जिन लोगों ने 5 रख दिया है, 0 आंसर आ गया, वो एकदम गलत है। 5 सेकंड तो जर्नी ही नहीं थी ना, 4.5 सेकंड थी जर्नी, वो रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट एक बार हम और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है, कैसे देखना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक अच्छा सा लॉजिक देखते हैं। सो मोशन अंडर ग्रेविटी का एक हम लॉजिक देखेंगे और ऑलरेडी मैंने उसे एक्सप्लेन किया है तो टेंशन नहीं लेना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसा लॉजिक समझना है क्या? कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा है डिस्टेंस के बारे में, अगर क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ऑफ लास्ट कुछ भी हो सकता है, लास्ट टाइमिंग। सो अगर आपको पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ लास्ट टाइमिंग ऑफ अपवर्ड जर्नी, सो लेट्स से पहला लॉजिक है, अगर आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ लास्ट टाइमिंग ऑफ अपवर्ड जर्नी, तो आप ये याद करो ना कि आपको u होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर u होगा अपवर्ड अगर सॉल्व करोगे, और लास्ट सेकंड की जो भी टाइमिंग होगी, लेट्स से लास्ट का t सेकंड, लास्ट का t सेकंड आपको निकालना है। तो आपको याद है ना, मैंने बताया था कि ये बिल्कुल सिमिलर होता है जब हम नीचे की तरफ उसे ड्रॉप करते हैं, रिवर्स। सो इसका मतलब ये जो लास्ट का t सेकंड है, इट इज वेरी सिमिलर टू t सेकंड ऑफ ड्रॉप, जो हम रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, रिवर्स प्रोसेस में v क्या हो गया है? 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ डिस्टेंस ऑफ लास्ट टाइमिंग फॉर अपवर्ड जर्नी, तो इसका मतलब वो होगा फर्स्ट t ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइमिंग ऑफ डाउनवर्ड मोशन। और डाउनवर्ड मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम u किसे लेंगे? 0 को लेंगे। सो याद आ रहा हो अगर किसी को, यस, तो किसी को ये याद आ रहा हो तो मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन में बताया था, काफी सारे क्वेश्चन कराए थे कि अगर स्टॉप हो रहा है और आपसे कुछ भी लास्ट का पूछा है, तो डू नॉट सॉल्व फ्रॉम स्टार्ट, ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम एंड पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा कि अगर लास्ट का t सेकंड हमें चाहिए और स्टार्टिंग का t सेकंड हम निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं देखो कैसे करूंगा। अगर मुझे निकालना था अप, t लास्ट बट अप जर्नी का इज सेम एज t लास्ट, सॉरी, t फर्स्ट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी होती तो आपको देखो कितनी प्रॉब्लम होती। आप पहले निकालते यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, और माइनस करके निकालते ना। लेकिन डाउनवर्ड जर्नी में एकदम इजी हो जाएगा। डाउनवर्ड में क्या होगा? डाउनवर्ड में जो एस निकलेगा वो सीधा हो जाएगा ut प्लस, सॉरी, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अभी सिचुएशन क्या है कि ut तो 0 हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना। सिर्फ आंसर क्या आएगा? माइनस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा, अभी कुछ लोग डाउट में होंगे, सर माइनस क्यों आ गया? सो माइनस मतलब ये है कि अभी हमारा रेफरेंस तो टॉप पॉइंट है ना, तो उससे तो नीचे ही आ रहा है ना, इसलिए एस नेगेटिव है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये टॉप पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। सो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि ये जो नेगेटिव है, इट इज with respect to top point, with respect to top point the distance is downward। so the distance is below with respect to the top point, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था
ये जो क्वेश्चन था, अगर मैंने बोला था कि 45 से थ्रो किया, लास्ट सेकंड बताओ, तो लास्ट सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड का फर्स्ट सेकंड, डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर यही इसी लॉजिक को मैं यूज करके आपके लिए डायरेक्टली लिखता हूँ, एस लास्ट ऑफ अपवर्ड इज इक्वल टू एस फर्स्ट ऑफ डाउनवर्ड। और फर्स्ट मतलब हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे, हाफ जी टी स्क्वायर से। तो आंसर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। नेगेटिव मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि मान के चल रहा हूं कि आपको ये आइडिया है कि ये जो है बिलो द टॉप पॉइंट है, ये जो बिलो द टॉप पॉइंट है, तो माइनस की टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, आपको सिर्फ वैल्यू पे फोकस करना है। इट विल बी हाफ जी टी स्क्वायर, सो आई राइट हाफ इंटू जी इज 10 एंड टी इज 1 स्क्वायर, सो द आंसर इज 5 मीटर। मीन्स किसी भी स्पीड से थ्रो करो, आप 2.5 से थ्रो करो, किसी भी स्पीड से थ्रो करो, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड होगा फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड, और उसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा, ऑलवेज 5 मीटर ही आएगा, चाहे किसी भी उससे थ्रो करें। और अगर जी की वैल्यू 9.8 रख दें तब क्या आएगा, तब आ जाएगा 4.9 मीटर। ऑप्शन देख के काम करना है आप लोगों को, ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हमें अप्रोच रखना है। तो ये था एक फर्स्ट लॉजिक। एक और लॉजिक देखते हैं, ये लॉजिक था अगर हमें टॉप पे कुछ पूछा है। लॉजिक नंबर 2, यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस ऑफ लास्ट टाइमिंग फॉर अपवर्ड जर्नी, और अगर आपसे पूछे डिस्टेंस ऑफ ओके, सो अगर आपसे डिस्टेंस ऑफ लास्ट टाइमिंग, लास्ट टाइमिंग मतलब में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टी सेकंड हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो देखें क्या सिचुएशन बेस्ट रहेगी। अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया ऊपर की तरफ यू स्पीड से, और ये ऊपर गया किसी हाइट पे, हमें नहीं पता, फाइनल स्पीड 0 हुई, और अब ये ड्रॉप आने लगा, ड्रॉप आएगा तो लास्ट का टी टाइमिंग में कितना कवर करेगा। सो ये जो टी टाइम है, ये टी टाइम ऑफ लास्ट सेकेंड्स है। ओके, सो ये जो टी टाइम है वो लास्ट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी है। तो अगर आपको लास्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले पूरी हाइट निकालोगे, आपको ऐसे पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये वाली हाइट माइनस करेंगे, तब जो बचेगा वो लास्ट का टी टाइम बचेगा। बट उसकी जगह पे बेस्ट सोल्यूशन क्या है जो अब हम सजेस्ट करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि अगर टी लास्ट का पूछा है तो आप स्टार्ट का सॉल्व करो। सो टी टाइम ऑफ स्टार्ट, तो ये चीजें, दोनों चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि डिस्टेंस ऑफ लास्ट टाइमिंग ऑफ डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल्स टू, so distance of last timing of downward journey is equals to first of upward journey। तो अगर लास्ट सेकंड टी सेकंड का पूछा है, सो बेस्ट है कि आप क्या सॉल्व कर दें, फर्स्ट का टाइमिंग आप सॉल्व कर दें। तो इसका मतलब अगर आपको अपवर्ड का चाहिए, तो अपवर्ड का तो अभी अभी हमने जस्ट सीखा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू रख देंगे जो भी सेकंड हमसे पूछा होगा। सो एंड टाइम का हमारा यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व होके। तो ये चीजें थोड़ी सी दोनों ध्यान देनी है कि एंड पॉइंट पे पूछेगा और डाउन पॉइंट पे पूछेगा तो कैसे करना है। एक बार ये चीज देखें, कुछ डाउट होगा तो बताएं, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें किसी को डाउट होगा तो मुझे बता दे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। यस बताइए सर, अगर टाइमिंग 9 सेकेंड्स टोटल हुआ, हाँ, सपोज टोटल 9 सेकेंड है
तो फर्क नहीं पड़ता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि 9 है मतलब 4.5 पे ऊपर पहुंच जाएगा, तो लास्ट सेकंड मतलब पूरा 1 सेकंड होता है। ऐसा नहीं कि 4 से 4.5 हो गया तो ये 0.5 सेकंड हुआ ना, 0.5 लास्ट नहीं होगा, इसका मतलब लास्ट बोलेंगे 4.5 से 3.5 को, इसको लास्ट बोलेंगे, 4.5 से 3.5 वाले को लास्ट बोलेंगे। तो आपको वो टेंशन लेनी नहीं है, आपको सिर्फ टी देखना है, 1 सेकंड है, सो अपवर्ड की जगह क्या सॉल्व कर दो, ड्रॉप जर्नी का 1 सेकंड सॉल्व कर दो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया ड्रॉप जर्नी का, सिर्फ हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। अगर लास्ट टाइमिंग पूछा हुआ है ड्रॉप जर्नी का तो आप स्टार्टिंग का फर्स्ट सॉल्व कर दो, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो अभी मैं इस सेम सिनेरियो पे बेस्ड एक एग्जांपल देखता हूँ, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ओके, सो ये जो मैंने दो रेड कलर से टाइम जोन ड्रॉ कर दिए हैं, एक अपवर्ड जर्नी के लास्ट 2 सेकंड बताने मतलब लास्ट वाले, और एक जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है उस टाइम के लास्ट 2 सेकंड बताने हैं। तो ये दो वैल्यूज आपको बतानी है। ओके, वेरी गुड यार, तो इसका मतलब सब लोग को समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया हुआ है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे यार, मैं आई कैंट इवन कॉल अप द नेम्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ है, एंड वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं फिर से कंपेयर करता हूँ कि ये जो रेड वाला टॉप जर्नी है, दिस इज कंपेयर टू दिस पार्ट, ये ठीक है, ये येलो वाला इससे कंपेयर हो रहा है, एंड ये वाला जो है रेड, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन कंपेयर होगा स्टार्टिंग वाले से,
इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए। मैं अब सॉल्व भी कर देता हूँ। देन फाइंड द, लेट्स से क्वेश्चन पार्ट वाइज है। नंबर 1, distance covered in last 2 seconds of its upward journey. Then number 2, in last 2 seconds before it reaches the ground. दो क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो लेट्स से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो मैं बता देता हूँ, हमें लास्ट 2 सेकंड ऑफ अपवर्ड चाहिए, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ ड्रॉप। सो एस लास्ट 2 सेकंड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एस फर्स्ट 2 ऑफ ड्रॉप, फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ ड्रॉप। और ड्रॉप में मैंने बताया कि आंसर सिर्फ आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। सो द आंसर विल बी हाफ इंटू जी इज 10 इंटू टी इज 2 स्क्वायर। सो 1 2 कैंसिल आउट होगा, आंसर आ जाएगा 20 मीटर। सो वेरी गुड एवरीवन, फर्स्ट आंसर वाज करेक्ट फॉर एवरीवन, द आंसर वाज 20 मीटर। नाउ सेकंड पार्ट, हमें डाउनवर्ड जर्नी का लास्ट का 2 सेकंड चाहिए बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। तो इट विल बी वेरी सिमिलर टू फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। सो एस लास्ट 2 sec to before reaches the ground, just before the ground. So just before the जो ground होगा वो very similar to होगा s2 second. So it will be very similar to s2 second upward. So s first 2 second upward. सो आंसर क्या होगा अपवर्ड जर्नी का? इट इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा u हमने 35 दिया था, सो 35 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू जी इज 10 इंटू 2 स्क्वायर। सो इट विल बी 70 माइनस 20। सो द आंसर इज 50। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया था, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड यार। एटलीस्ट आप लोग को ये आइडिया प्रॉपरली क्लियर हुआ, ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर समझाया। सो एक बार मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, एक बार सब लोग देखें, किसी ये लॉजिक नहीं समझ में आया पूछे, किसी ये सिनेरियो समझ नहीं आया वो जल्दी से अभी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रीड करें, देखें क्या डाउट है, अगर कुछ डाउट रहता है तो पूछे तुरंत। सर फिर से जरा एक्सप्लेन करिए ना। ओके ठीक है। देखिए मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, लॉजिक क्या है वो चीज़ पहले आप एक बार देखें। पहले सॉल्विंग के लिए आपको ये पहले समझ लेना पड़ेगा। देखें यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को लॉजिक कि यार जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो अगर आपको लास्ट का टाइम कैलकुलेट करने को बोल दिया 2 सेकंड तो टफ हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास कि आप लास्ट के 2 सेकंड कैलकुलेट कर लें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए कि लास्ट का 2 सेकंड कैसे करना होगा। सपोज ये 10 सेकंड की जर्नी है, सो आपको निकालना पड़ेगा S10 माइनस S8, ये होगा 8 सेकंड, तब आप लास्ट का 2 सेकंड निकालेंगे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि लास्ट का 2 सेकंड निकालना टफ होता है, क्योंकि आपको S10 निकालना पड़ेगा, फिर S8 निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि यार ये टफ है, तो कोई लॉजिक होगा जो एग्जाम में जल्दी आंसर देगा। सो वो लॉजिक मैं यहाँ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि यार मोशन अंडर ग्रेविटी बिल्कुल रेप्लिकेट होता है। मतलब अगर अपवर्ड की मोशन ये है सो सिमिलर मोशन डाउनवर्ड में होगी। मतलब अगर अपवर्ड के 2 सेकंड ये हैं सो सिमिलर होंगे डाउनवर्ड के 2 सेकंड। अब समझाना ये चाह रहा था कि डाउनवर्ड का 2 सेकंड फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड जर्नी सॉल्व करेंगे तो ये जो फाइनल स्पीड 0 है वो हमारा u का काम करने लगेगा ना, u 0 है
सो s इज इक्वल टू ut तो 0 हो जाएगा ना, आंसर सिर्फ क्या आएगा, हाफ gt स्क्वायर। इसलिए मैंने ये लॉजिक समझाया कि लास्ट का 2 सेकेंड इज सिमिलर टू 2 सेकेंड ऑफ ड्रॉप, और ड्रॉप को सॉल्व करना इजी होता है। ये लॉजिक यहाँ पर मैंने समझाया। अच्छा, सिमिलर लॉजिक अगर मैं एंड की बात करूं, इसी सिमिलर लॉजिक की बात करता हूं एंड पे, कि लेट्स से ऊपर गया और फिर वो ड्रॉप हुआ। अब अगर आपसे लास्ट में यहाँ पे पूछ लिया 2 सेकेंड, फिर टफ हो जाएगा ना, बिकॉज देखो यहाँ पर u 0 था, लेट्स से यहाँ पर पहुंचा 10 सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या होगा 8 सेकेंड, तभी तो लास्ट का 2 सेकेंड होगा। तो फिर से वही बात हो गई ना, आपको क्या करना पड़ेगा, s10 माइनस s8, तो वो ना करना पड़े इसलिए हम क्वेश्चन को इस तरफ सॉल्व करेंगे। इस तरफ के लिए ये फर्स्ट 2 सेकेंड है, और फर्स्ट के लिए हमें पता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो हमें सिर्फ एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा s, ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि s10 माइनस s8 करना पड़े, हम डायरेक्टली s2 निकाल सकते हैं, बट हमें u कहाँ का यूज करना पड़ेगा, यहाँ ग्राउंड का u एकदम। तो ये लॉजिक था हमारे इस इंटरप्रिटेशन का कि एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, हमें क्यों अपवर्ड के लिए लास्ट का अगर पूछा है तो डाउनवर्ड करना है, और डाउनवर्ड में लास्ट का पूछा है तो अपवर्ड करना है। आप लोग को अगर ये समझ नहीं आया ना लॉजिक, तो फिर आप यूज नहीं कर पाओगे यार। ये लॉजिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना आना चाहिए यार। यूज करना कैसे आएगा, प्रैक्टिस शीट, ठीक है। प्रैक्टिस शीट आपको स्टार्ट कर देनी है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट रिव्यू करा देता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 96 97 तक डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक चीज और, टेस्ट पेपर की बात, मैं आज सोल्यूशन डाल दूंगा, सारे स्टूडेंट एक बार सारे क्वेश्चन रिव्यू कर लेंगे, एंड रिव्यू मीन सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, मैं आज वीडियो सोल्यूशन आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 98 से ग्राफ है, सो 98 से आप ट्राई नहीं करेंगे, मैं भी ग्राफ सिखाऊंगा, उसके जगह पे आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से, ठीक है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं लॉजिकली, और एक 2 लेक्चर के बाद, आज एक लेक्चर हो गया है, फर्स्ट लेक्चर हो गया है, सेकेंड लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर लेंगे। सो एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो गया है, सेकेंड लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 50+ क्वेश्चन इस टॉपिक पे हैं, इवन मोर देन 50 आई गेस। सो 120 से 121 से 190 तक है, सो अराउंड 70 क्वेश्चन आपके पास हैं। रिलेटिव अभी स्टार्ट नहीं करनी, बिकॉज 2 डायमेंशन रिलेटिव हमने अभी नहीं पढ़ा है, सो रिलेटिव्स के बाद स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 121 टू 189 आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट लेक्चर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डाउट डिस्कशन कर लेंगे प्रैक्टिस शीट का। ओके, तो ये चीज़, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस में आपको ये यूज होने वाला है लॉजिक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये लॉजिक। सो आज हमने टोटली अपवर्ड जर्नी की बात की है, इस पे हमारा भी एक कॉन्सेप्ट रह गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाएं, मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम डाउनवर्ड जर्नी और बाकी सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके यार, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके एवरीवन। Yes, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Have a nice day. Sir, thank you, sir. Bye. Bye, sir. Have a nice day.